अरविंद केजरीवाल, क्या भविष्य देख रहे हैं उनका? भारतीय जनता पार्टी का को इससे कोई सरोकार नहीं है कि केजरीवाल जी का क्या भविष्य होगा। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ पिलाई गई, और जिधर बेखुदी में कदम डगमगाए वही राह मुझको दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम डगमगाए वही राह मुझको दिखाई गई। फिर जेल जाएंगे वो? अब ये तो कानून तय करेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मगर इतना जरूर है कि केजरीवाल आपको के आपका लिए, फ्यूचर क्या दिख रहा है? देखिए केजरीवाल जी के लिए मैं एक लाइन ये कहना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली का रिजल्ट आ चुका है, तो ये पहले वाली विशेष लाइन तो मुस्कुराहट आती है बीजेपी वालों पे, केजरीवाल जी का नाम ले लो ये तो। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूं, हाँ। परंतु अब इस पे मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए कहाँ से शुरू हुए थे अन्ना हजारे, वहां से अलग होने शुरू हुए, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव और ये किरण बेदी, कुमार विश्वास, सब अलग होते चले गए, और अब आखिर में जनता भी उनसे अलग हो गई। तो एक लाइन केजरीवाल जी के लिए पुराने गीत की पंक्ति बहुत अप्रोप्रिएट बैठती है, नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या भविष्य देख रहे हैं उनका? कई लोग कह रहे हैं पार्टी टूट अब जाएगी, ये बीजेपी उनका खत्म विचार करवा है। हम देगी। भारतीय जनता पार्टी का को इससे कोई सरोकार नहीं है कि केजरीवाल जी का क्या भविष्य होगा। हमारी जो नई सरकार दिल्ली में आई, उसका लक्ष्य दिल्ली को विकास के उस उच्चतम पैमाने तक पहुंचाना है जो उभरते हुए भारत और विकसित भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को होना चाहिए। ठीक है। हिंदुज्म, हिंदुत्व सब एक ही है? जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है क्या? पूछ रहे हैं हम आपसे, नहीं क्योंकि तो आप ये बताइए, मनुष्य और मनुष्यत्व में कोई अंतर है? जो मनुष्य होगा उसी में मनुष्यत्व होगा, और मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाली टिप्पणी को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हाँ वो बता तो इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। हिंदुत्व, हिंदुज्म सब एक ही है? जैसे हम ये कहते हैं मनुष्यत्व के बिना मनुष्य बेकार है, पुरुषत्व के बिना पुरुष बेकार है, वैसे ही कोई हिंदुत्व और हिंदू को अलग करने का प्रयास करे तो अंतर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए हमारी पार्टी पे कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो चिर युवा नेता हैं वो कहते हैं कि वो हिंदू को समझते हैं, हिंदुत्व को नहीं समझते। उनके लिए हिंदू सही है, हिंदुत्व गलत। तो मैं बताना चाहता हूं, जब उनकी लंबे समय सरकार रही 40-50 साल, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी होती थी? 2% के आसपास। उसे क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी रहती थी? 10, 12, 15, 16, 18। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहता था? 2 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, 7 बिलियन। 1980 में 7 बिलियन, 1991 में 1 बिलियन। रुपए का 2 बार डिवेल्युएशन, 67, 91 डिवेल्युएशन। अब हिंदुत्व समझने वालों की आई है, तो ग्रोथ रेट क्या है? रुपए की कीमत तो 7 से 8%। सुनिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स में 2.3 पे आ गई है। अब अगर आप देखें इसके बाद, बस एक अंतर समझिए, जब उनको हिंदू समझ में आता था तो ये 1970 का दौर था, वो दशक का दौर था जब भारत के लिए क्या कहा जाता था। याद है पूर्व पश्चिम फिल्म का गाना जिसमें जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण का डायलॉग मारता है, कहता है इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया में? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। ये उन लोगों की सरकार थी जो सिर्फ हिंदू समझते थे। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है India's contribution to the global growth is going to be 15%. It is going to be maximum, and India is going to emerge as a growth engine of the global growth. ये है जब हिंदुत्व समझने ये वाला। टेक्निकल बात हो गई। जो देसी आदमी, आम आदमी, वो सुनता है कि मोदी जी ने कहा था कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो प्रतिष्ठा गिरती है। अब इधर रुपया काफी गिरा है। हाँ, उसमें कारण क्या है कि वो लोग इस समय वर्ल्ड के पूरे पैरामीटर्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं। भारत तमाम करेंसीज के मुकाबले मजबूत बेहतर स्थिति में है। भारत का रुपया यूरो के मुकाबले, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले, चाइनीज करेंसी के मुकाबले, जापानीज येन के मुकाबले, ड्यूटिश मार्क के मुकाबले और डॉलर के मुकाबले जितनी करेंसीज डाउन गई हैं उन सब में रुपया सबसे बेहतर स्थिति है। मगर डॉलर की अपनी एक अलग समस्या है। आज अमेरिका जिस चैलेंजेस से गुजर रहा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता हूं, कोई भी जाके चेक कर सकता। 7 जून 2023 को यूएस कांग्रेस में डिस्कशन हुआ कि डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए।
ये अमेरिका की अथॉरिटी के लिए चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि डी डॉलराइजेशन अगर होगा तो ब्रिक्स कंट्रीज पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, इससे पहले कभी डी डॉलराइजेशन वर्ड सुना था? वर्ल्ड का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। आज हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन से निर्यात होता है वो पेट्रोलियम में होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हम रशिया से ले रहे हैं, जो रूपी रूबल में ले रहे हैं। 8 देशों के साथ, 7-8 देशों के साथ रुपए में वो हो रहा है, हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। शायद बहुतों को नहीं पता हो, चीन का बहुत वो लोग गुणगान करते हैं ना, राहुल गांधी जी। उन्हें नहीं पता, जब उनकी सरकार थी 2013 में, तो चीन का 84% जो विदेशी व्यापार था वो डॉलर में था। अब चीन उसको 44% तक ले आया है। यानी डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। कभी यूएस कांग्रेस में डॉलर की को आने वाले चैलेंजेस के लिए डिस्कशन हुआ हो तो बता दीजिएगा। और 2023 में ही ये एक और भी हुआ। क्यों? 2 अमेरिका के बैंक बैंकरप्ट हो गए, सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक। कभी ऐसा चैलेंज आया था क्या? अमेरिका में डॉलर के सामने समस्या क्या है कि 2/3 डॉलर अमेरिकन सिस्टम के बाहर है। उन्होंने 2023 में 2 बार अपनी वो बढ़ाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि डॉलर उनके पास आए। इस वजह से डॉलर का प्रभाव बढ़ता है। मगर आप खुद समझिए, आज अमेरिका के सामने, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा इसको थोड़ा विचार करना चाहिए। जो कुछ अमेरिका स्टैंड ले रहा है, तो अगर देखा जाए तो जो ग्लोबलाइजेशन का प्रिमाइस था वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो वो भी वही कहने लगा ना कि हम फर्स्ट। यूरोप कह रहा पहले अपनी चिंता करो, अमेरिका कह रहा है पहले अपनी चिंता करो। तो वो जो था ना कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसे एक आप ऐसे समझिए, 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और ऐसा लगा अमेरिकन सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो गई कि ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी, नाउ इट इज बिकम द फाइनल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट इज फाइनली सेटल्ड फॉर ऑल टाइम्स टू कम इन द हिस्ट्री। तो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी, एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसमें एक लाइन थी, नाउ द वेस्ट हैज प्रूवन दैट इट इज द बेस्ट, नाउ इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। केवल 35 साल हुए, आप कह रहे पहले अपना देखो। तो आप समझिए, उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म का कार्यकाल 200 साल से कम में निपट गया, कम्युनिज्म 70 साल से कम में निपट गया, और ग्लोबलाइजेशन पे चैलेंज 35 साल में आ गया। दुनिया का डायनेमिक्स चेंज हो रहा है और ये लोग उस दौर में पड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में कहते हैं ना, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा उनसे, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब रुपया डॉलर की लैला हुआ करती थी, कि मजनू के एक पड़ता था पीठ पे बेंत, तो लैला के पीठ के ऊपर उसकी छापा जाया करती थी। अब वो दौर नहीं है। अब एक अलग प्रकार का वर्ल्ड उभर रहा है। इसलिए आप प्री 2013 के दौर के डॉलर से और आज की सिर्फ डॉलर सेंट्रिक अब ग्लोबल पॉलिटिक्स, अभी आप देखिए लेटेस्ट, गोल्ड सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। क्यों? तमाम घटे। मैं कोई इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर जितना मैंने पढ़ा है, गोल्ड का एक्यूमुलेशन होने में एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोगों को लग रहा है कि अगर करेंसीज को लेकर ज्यादा उथल पुथल हुई, इन दैट केस गोल्ड रिजर्व शुड बी देयर।